हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं NTS PT6 का इंजीनियरिंग का केमिस्ट्री का सलूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ये क्या बोला जा रहा है कि IUPAC नेम ऑफ KBF4 है ना। KBF4 बहुत ईजी बेटा है ना। K मतलब ये हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, ये तो आगे इसका बोरॉन का निकालेंगे तो +3 आएगा। इसको हम लोग बोले क्या, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, और इसका टेट्रा फ्लोराइडो भी बोल सकते हैं है ना, फ्लोरो भी बोल सकते हैं। यहाँ पर फ्लोराइडो लिखा है तो फ्लोराइडो लिखेंगे। ठीक है, आईडीओ ना, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए आईडीओ लगाते हैं हम लोग है ना। और ये हमारा 8 लगाते हैं। ठीक है, तो बोरेट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा, पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो बोरेट 3, और ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन होता है बेटा कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है। Cl2 PtNH3 ट्वाइस Cl2 है ना, PtNH3 ट्वाइस Cl2। तो इसका जो सिस फॉर्म होता है, मतलब सिस हो या ट्रांस हो, ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं बदलेगा ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना आएगा, +2, क्योंकि x + 0 × 2 - 1 × 2 = 0। तो x बराबर कितना आएगा, +2, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो +2 यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, कॉम्प्लेक्स CrH2O5Cl Br है ना, एंड CrH2O5BrCl। ठीक है, CrH2O5Cl Br एंड CrH2O5BrCl। ठीक है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन आपस में जो है ना, वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक लिगेंड है। एनायनिक लिगेंड आपस में इंटरचेंज करके जो हमारा लिगेंड बनता है वो अलग अलग आयोनाइजेशन के थ्रू बनता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर हो गए एक दूसरे का, आयोनाइजेशन आइसोमर, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स अप्रोच टुवर्ड्स, कौन कौन सा ऑर्बिटल्स को अप्रोच करता है। ठीक है, कौन कौन सा ऑर्बिटल को अप्रोच करता है, इसमें आपका जैसे मान लीजिए जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें आपका जैसे 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं, फिर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में होते हैं। अगर हम लोग इसमें 6 लिगेंड ऐड करते हैं तो जो हमारा T2G होता है, EG जो होता है वो ऊपर चला जाता है, और T2G हो जाता है वो नीचे चला जाता है, यानी कि DXY DYZ और DZX नीचे चला जाता है, DX² Y² DZ²। एक्चुअली क्या होता है बेटा ना, जब इसका रिपल्सन, अगर हम लोग इसको क्यूब में देखते हैं तो ये जो होता है वो हमारा जो फेस सेंटर के डायरेक्शन में होता है ना, फेस सेंटर के अगर हम लोग डायरेक्शन, मतलब अगर हम लोग इसको 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरीके से आपका आता है। ठीक है, मतलब ये जो आपका अगर और सेंट्रल मेटल को अगर हम लोग ओरिजिन माने, ठीक है, तो ये लोब्स का डायरेक्शन इस तरीके से होता है, ये आपका DZ² हो जाएगा। ठीक है, और मतलब ये DZ² है ना, ये DX² Y² और DZ² आपका इस तरीके से हो जाएगा, मतलब दो फेस, मतलब इस फेस सेंटर और इस फेस सेंटर। तो DX² Y² और DZ² जो होता है उसी डायरेक्शन से हमारा लिगेंड भी अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इसी डायरेक्शन से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, 6 लिगेंड। ठीक है, इस तरीके से लिगेंड है ना, इस तरीके से, मतलब ये कॉर्नर से नहीं है, ये फेस सेंटर है, अब 3D में हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। तो 6 डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन ये फील करेगा है ना। तो वही कह रहा है कि अप्रोच किधर से कर रहा है ना, लिगेंड। तो लिगेंड जो फेस सेंटर के डायरेक्शंस में होता है, फेस सेंटर के डायरेक्शन में DX² Y² और DZ² होता है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ CFSE फॉर Na+2 इज ΔO। Na+2 के लिए बेटा क्या है, ΔO। ठीक है, और फिर कह रहा है कि पैलेडियम के लिए कितना होगा। तो देखो ऐसा होता है ना कि ये 3D सीरीज के लिए है ना, ये Na जो है वो हमारा 3D सीरीज के लिए है, तो 3D से 3D सीरीज के लिए, और ये हमारा क्या है 4D सीरीज के लिए।
तो 3D से 4D में जब हम लोग आते हैं तो जो CFSE वैल्यू होती है लगभग 50% बढ़ जाती है ना। ये पैलेडियम के ऊपर डिपेंड करता है, इसका चार्ज डेंसिटी रीज़न होता है, इसका आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रीज़न होता है, तो बहुत सारे रीज़न की वजह से ये हमारा लगभग 50% डेल्टा O की वैल्यू बढ़ जाती है। तो पैलेडियम के लिए जो डेल्टा O होगा वो मतलब 50% ज़्यादा हो जाएगा, डेल्टा O प्लस मतलब 0.5 डेल्टा O, यानी कि अप्रॉक्स में 1.5 डेल्टा O, अप्रॉक्स में मतलब एग्जैक्टली नहीं होता है, तो लगभग 50% बढ़ जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अच्छा 5D में जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, 0.1 m सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड एट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R ओम सेंटीमीटर एट मोलर कंडक्टिविटी इज। तो हमको लैम्डा एम निकालना है। लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है 1000 K अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, तो 1000 K अपॉन मोलैरिटी है, तो हमको मोलैरिटी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, और K नहीं दिया है। K हमको मतलब K नहीं दिया है, K का मतलब कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी हो जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। पहले तो हम लोग ये बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी हमको दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यूनिट को देख करके हमको यही लिख रहा है ओम सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो RA अपॉन L होता है। ठीक है, तो R का मतलब होता है ओम, है ना, अगर इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये ओम हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको रेजिस्टिविटी की वैल्यू दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दिया है स्मॉल r, है ना, तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी हो जाएगा, 1 अपॉन स्मॉल r हो जाएगा कंडक्टिविटी, है ना, और लैम्डा एम क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 1 अपॉन स्मॉल r अपॉन 0.1, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 अपॉन स्मॉल r, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ CaF2 इज 3.86 into 10⁻⁵ mho centimeter inverse and that of water used in the for the solution 0.15 into 10⁻⁵, the specific conductance of CaF2 alone। कह रहा है जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना, मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये होता है बेटा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, तो कंडक्टिविटी ऑफ सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्लस सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो ऑल कंपोनेंट में सिर्फ हमारा CaF2 है, ठीक है, पूरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी दिया है कितना, ये हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो पूरे सोल्यूशन का 3.86 इंटू 10 टू द पावर -5 है, और कंडक्टिविटी ऑफ CaF2 है ना, कप्पा, ठीक है, कप्पा बोलो कटप्पा बोलो, जो भी बोलना है बोलो, Ca 0.15 इंटू 10⁻⁵, तो कंडक्टिविटी ऑफ CaF2 कितना हो जाएगा, ठीक है, 3.86 माइनस 0.15 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है, तो 3.86 में से 0.15 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा 3.71 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, द कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl NH4OH NaOH एंड NaCl इतना दिया हुआ है ना, और ये ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स दिया हुआ है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ n/1000 सोल्यूशन ऑफ n/100 सोल्यूशन ऑफ NH4OH इज 10। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, है ना, या लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, और हमको कंसंट्रेशन से तो मतलब है नहीं, ठीक है, हमको फॉर्मूला यही चाहिए। तो लैम्डा इक्विवेलेंट हमारा दिया हुआ है 10, ठीक है। लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट निकालने के लिए लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट अगर हम लोग NH4OH का निकालते हैं तो कोलराउश लॉ लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो लैम्डा नॉट जो हमको इस तरीके से लैम्डा नॉट NH4Cl है ना, NH4Cl का दिया हुआ है, इसमें अगर हम लोग लैम्डा नॉट NaOH जोड़ दें तो हमको Na और Cl एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो माइनस लैम्डा नॉट NaCl माइनस कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा नॉट NH4 प्लस
प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो लैम्डा नॉट Cl माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारा NH4 प्लस और OH माइनस मिल जाएगा। तो ये जो हमने किया है, बस इसको ऐसे ये जो ऑपरेशन किया है उसको हम लोग कर लेते हैं, लिख लेते हैं जोड़ करके। तो ये हो जाएगा आपका कितना 130, ठीक है, प्लस 218 माइनस 120, ठीक है। तो 130 में से 120 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 10, तो 10 प्लस 218 228 हो जाएगा हमारा इसकी वैल्यू, बस मिल गया। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 10/228। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 10/228। तो ये बेटा अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के हिसाब से जाओ तो इसको हम लोग 10/220 मान लेते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/22। तो 1/22 की वैल्यू मतलब 1/20 की वैल्यू 0.05 होती है ना। तो ये 1/20 से भी ज़्यादा होगा, मतलब इसको ऐसे कर लो 228 को 230 लिख लो, ठीक है, 230 लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो 1/223, तो 1/20 की वैल्यू तो 0.05 होगा, है ना, और 1/23 की वैल्यू 0.05 से भी कम हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स में आपका इस तरीके का आंसर एक ही दिख रहा है आपका 0.043, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा करेक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोले जा रहा है, डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन A+2, है ना, A+2 प्लस B-1 इज इक्वल टू A+1, है ना, सॉरी A+1 और यहाँ A+2 प्लस B-2, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो A+1 से A+2 में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है। B-1 से B-2 में भी एक इलेक्ट्रॉन का भी चेंज आया, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, ठीक है। तो इसके लिए जो डेल्टा, इसके लिए कह रहा है, इसके लिए डेल्टा जी है, डेल्टा जी की वैल्यू कितना है x है, ठीक है। फिर कह रहा है हाफ ऑफ द A+1 प्लस B-1 हाफ मोल इज इक्वल टू A+2 का भी हाफ मोल प्लस 1/2 B-2 का भी हाफ मोल। तो इसके लिए डेल्टा जी जो होगा वो 1/2 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा x/2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि डेल्टा जी बराबर क्या होता है NF-E सेल, मतलब NF-E सेल होता है ना। तो E सेल तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब E सेल इसलिए कांस्टेंट रहेगा, E सेल बोलो या E0 सेल बोलो, E0 सेल अगर आप देखते हो तो भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे E0 का मेंशन नहीं किया जाएगा तो E सेल नहीं बदलेगा, F कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर 1 है या नंबर ऑफ मोल्स, तो इसके लिए x है, यहाँ पर 1/2 है तो इसके लिए x/2 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स पर n पर डिपेंड करेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ए हमारा करेक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोले जा रहा है, द मास ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू NaCl फॉर 30 मिनट्स इज, ठीक है। तो बस इसके लिए बेटा W इज इक्वल टू ZIT लगा दीजिए, फैराडे फर्स्ट लॉ, Z का मतलब E/96500 इंटू IT। तो E का वैल्यू कितना होगा, क्लोरीन का मास होगा 71 अपॉन इसका क्लोरीन का वैलेंसी फैक्टर ऑफ क्लोरीन जो होगा वो हो जाएगा आपका 2, यानी कि इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर यानी कि 2,96500। आई की वैल्यू कितना है 1 एम्पियर और टाइम कितना है 30 मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 30 × 60 कर लीजिए, 0 से 0 यहाँ 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, सॉरी ये 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो 9 × 71 अपॉन 965, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा अप्रॉक्स में आप 600 समथिंग 639 अपॉन 965, ठीक है भाई बस में। तो यहाँ पर इस अप्रॉक्स में ये जो है ना वैल्यू मिल करके आके हम 0.66 ग्राम हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित सर। आज हम लोग इंजीनियरिंग PT6 पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव येलो सॉलिड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है ना।
सोडियम हाइपोआयोडाइड एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पे आप देखिए येलो सॉलिड प्रिसिपिटेट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो येलो सॉलिड प्रिसिपिटेट या कलर्ड प्रिसिपिटेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हैलोफॉर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हैलोफॉर्म टेस्ट में आप लोग पढ़े होंगे मिथाइल कीटो और हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है ना। जब इस कंपाउंड को I2NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना, तो ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है ना। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस मिथाइल कीटो और हाइड्रोक्सी मिथाइल को इसके करस्पॉन्डिंग एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है और साथ में कलर्ड प्रिसिपिटेट देता है। तो जब इस रिएक्शन को कंप्लीट किया जाए तो आप देखें यहाँ पे एसिड का सॉल्ट मिलेगा CO- और Na+ और साथ में आयोडोफॉर्म का येलो कलर प्रिसिपिटेट मिलेगा। ये आयोडोफॉर्म है, इसका येलो कलर प्रिसिपिटेट मिलता है, LOPPT, ठीक है। अब जिस किसी कंपाउंड में ये मिथाइल कीटो प्रेजेंट रहेगा, ध्यान रहे एक बात और, ये CO ग्रुप किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई कंजुगेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मिथाइल कीटो रहे और ये CO ग्रुप किसी के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कंपाउंड आयोडोफॉर्म का टेस्ट देंगे, येलो कलर्ड का प्रिसिपिटेट देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में आप देखिए बोल रहा है एसीटोफिनोन, तो एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, पेंटेन 3 ऑन। अच्छा, आप यहाँ देखिए बी और सी ऑप्शन सेम है, ठीक है ना। चलिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो बी और सी हो जाएगा, ये सेम है यहाँ पर, ठीक है ना। पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं और ये रहा आपका डी में क्या है, इथेनॉल, तो ये रहा आपका इथेनॉल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन येलो प्रिसिपिटेट नहीं देगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन देखिए मिथाइल कीटोन ये पीपीटी येलो पीपीटी देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा हैलोफॉर्म का, ठीक है ना। बी में देखिए इथाइल कीटोन, ये नेगेटिव टेस्ट देगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए मिथाइल कीटो, ये भी पॉजिटिव देगा। तो देखिए बी और सी ऑप्शन ये दोनों सेम ऑप्शन है, ठीक है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट बी को सही किया है तो भी ठीक है, सी को सही किया है तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन बी और सी सेम है, ठीक है ना। तो अगर आप बी और सी, बी या सी में से कोई भी एक ऑप्शन आप सही किए हैं तो आपका ओवरऑल क्वेश्चन सही माना जाएगा और उसका इवेलुएट किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बी और सी ऑप्शन सेम हो गया। तो बी और सी दोनों सही है, आप किसी भी अगर बी को अगर सही किए हैं तो भी ठीक है, सी को किए हैं तो भी ठीक है ना, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। इस वजह से आप टेंशन मत लीजिए, गलती नहीं होगा, ठीक है ना। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उसका मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, टोलुइन। तो ये रहा आपका टोलुइन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फिर है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि साइड चेन ऑक्सीडेशन करवाता है, इस टोलुइन को ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये रहा आपका बेंजोइक एसिड। फिर है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो यहाँ पे ये OH इस थियोनाइल क्लोराइड के Cl से रिप्लेस हो जाता है और यहाँ बन जाता है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, SOCl। ये रहा बेंजोइल क्लोराइड। तो ये रहा आपका A, ये रहा। और जब हम B पे रोजेनमंड रिडक्शन कराते हैं तो आप पढ़े होंगे कि रोजेनमंड रिडक्शन सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, ठीक है ना। ये बेंजोइल क्लोराइड को सीधे बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है PHCHO, ठीक है ना। ये होगा आपका C। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट C इज। तो देखिए बेंजल्डिहाइड का ऑप्शन कौन सा है, A में है टोलुइन, B में है बेंजाइल अल्कोहल, C है बेंजल्डिहाइड और D तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो 37 का ऑप्शन C विल बी करेक्ट आंसर। देखिए जब टोलुइन को इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ट्रीट किया गया तो ये CH3 कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और फिर इसे थियोनाइल क्लोराइड के साथ हम ट्रीट किए तो यहाँ का OH Cl से रिप्लेस हो जाता है और यहाँ बनाता है बेंजोइल क्लोराइड। और आप पढ़े होंगे एल्डिहाइड कीटोन बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन में कि जब कभी बेंजोइल क्लोराइड के साथ रोजेनमंड रिडक्शन हम कराते हैं तो ये एसिड हाइलाइट को डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इस तरह से ये कंप्लीट बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड प्रोडक्ट द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस इज, ठीक है। देखिए यहाँ पे
कोई टर्मिनल अल्काइन है और उसका रिएक्शन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ किया गया है, यहाँ बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है और ये कोई अननोन कंपाउंड है, ठीक है ना। फिर इस अननोन कंपाउंड का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड एसिडिक मीडियम में करवाया गया है, फिर बी बना है और फिर उसका रोजनमेंट करवा के सी पूछ रहा है, ठीक है ना। फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, फाइनल प्रोडक्ट इफ द गिवन रिएक्शन सीक्वेंसेस। देखते हैं 38। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जब इसको ग्रिग्नार्ड से हम ट्रीट करेंगे PH MgBr, तो आप पढ़े होंगे ग्रिग्नार्ड मैग्नीशियम प्लस में और फिनाइल माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक H होता है, ठीक है ना, एसिडिक नेचर का होता है। sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक होगा और ये H+, तो यहाँ से H+ और पीएच माने से एक बेस हुआ और ये हो गया एसिडिक H, आपस में एसिड बेस स्टेप करके यहाँ फॉर्म करेगा बेंजीन, ठीक है ना। और इसके साथ आपको मिलेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C-। ये रहा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस। अब नेक्स्ट, जब इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट करते हैं तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है ना, पहले स्टेप में। तो ये फॉर्म करेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2O-, ठीक है। और फिर इसका एसिडिफिकेशन अगर हम कर दें तो ये O-H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और ये हो जाएगा OH, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिया है रोजनमंड रिएजेंट, ठीक है ना। तो आप हाइड्रोकार्बन में पढ़े होंगे कि ये सेलेक्टिव रिडक्शन कराता है, ठीक है ना, H2PD BaSO4 H2PD। देखिए रोजनमंड रिएजेंट हो, दो तरह के रिएजेंट हैं जो कि अल्काइन को सिस एल्किन में कन्वर्ट कर देते हैं। एक तो है रोजनमंड और दूसरा है, एक दूसरा आप पढ़े होंगे ये भी, एक रोजनमंड था और एक और था, ये क्या नाम है उसका, रोजनमंड। लेकिन बट यहाँ पे क्वेश्चन में तो रोजनमंड दिया है ना, तो इस रोजनमंड को इसको ये सिस एल्किन में कन्वर्ट कर देगा, CH3H डबल बॉन्ड C और यहाँ पे हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा CH2OH, ठीक है ना। ये रहा आपका सिस एल्किन। फिर ये समझ लीजिए यहाँ पे एसिड बेस स्टेप हुआ है, PH- एज ए बेस H+ को एक्सेप्ट करके बेंजीन बना दिया और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन किया। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके ओवरऑल एसिडिफिकेशन होते हुए यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन, अल्कोहलिक टर्मिनल अल्काइन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे H2PD BaSO4 जो कि नॉन टर्मिनल अल्काइन को ये सिस एल्किन में कन्वर्ट कर देता है, या हाइड्रोकार्बन में पढ़े होइएगा, ठीक है ना। एक बर्च रिएजेंट होता है, बर्च अल्काइन को ट्रांस एल्किन में कन्वर्ट करता है और रोजनमंड नॉन टर्मिनल अल्काइन को आपको सिस एल्किन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें डी। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा, 38 का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39, which one of the following reaction does not represent correct combination of substrate and product under the given condition? ए में देखिए यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड को रोजनमंड बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना, ये सही है रिएक्शन। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन में कि इस एसिड हाइलाइड को ये रोजनमंड एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ये सही है। इसमें बोल रहा है डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब इनकरेक्ट आपको बताना है। फिर आप देखें बी, डाइबल एच साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। देखिए डाइबल एच एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है जो किसी खास तरह के फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस करता है, जैसे एस्टर, साइनाइड, एसिड, ठीक है ना, एसिड हाइलाइड, ये सब को डाइबल एच एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ CN को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है, ये भी ऑप्शन सही है। सी में देखिए यहाँ सी में ईस्टर है, ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, ये भी डाइबल एच ही है, ठीक है ना, डाइएसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाइबल एच ईस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ये भी सही है। डी में देखिए, डी में यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहिए था। बात समझ में आ रही है ना। इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में इस प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, बट यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया है। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, मतलब इस तरीके से, मतलब ये प्रोडक्ट आपका सही नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, कौन इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन हो जाएगा डी।
बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन एसीटोफिनॉन के साथ बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव्स है और बेस है डाइल्यूट बेस और उसके साथ हीटिंग किया गया है। देखिए इस सबस्ट्रेट को देख के लग रहा है एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब कहने का मतलब दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर किसी मिक्सचर्स में, ये मिक्सचर है, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन है, इस रिएक्शन को देख के लग रहा है कि यहाँ पे क्रॉस सिचुएशन है और क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन की तरह कंसीडर करके सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो यह एक तरह से एल्डोल कंडेंसेशन का केस है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का केस है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब भी क्रॉस एल्डोल में आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना हो तो आप एक काम कीजिए, उसका एक ट्रिक है, जब भी हीटिंग दिया हो और बेस दिया हो और ये पता चल जाए कि नहीं क्रॉस एल्डोल ही है तो ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल को मेजर करने के लिए आप क्या करें कि लेस, यहाँ पे देखिए इन दोनों में कीटोन लेस रिएक्टिव है और एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है। तो ट्रिक क्या है इसका कि लेस रिएक्टिव का 2 अल्फा हाइड्रोजन और मोर रिएक्टिव का ये ऑक्सीजन, ठीक ना, एक दूसरे को इस मोलिक्यूल, इन दोनों मोलिक्यूल को इस प्रकार से रखें कि लेस रिएक्टिव का 2 अल्फा हाइड्रोजन और मोर रिएक्टिव का ऑक्सीजन एक दूसरे को फेस करे और फिर वहाँ से वाटर बाहर निकाल दीजिए, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वहीं आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो जब भी क्रॉस एल्डोल को मेजर बनाना हो तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि इसमें मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है। जो लेस रिएक्टिव है उसका 2 अल्फा हाइड्रोजन और दूसरा जो मोर रिएक्टिव है उस कार्बोनिल का ऑक्सीजन। तो इसका 2 लेस रिएक्टिव का 2 अल्फा हाइड्रोजन और मोर रिएक्टिव का ऑक्सीजन मिलाकर वहाँ से वाटर को बाहर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 40 में देखिए PHCO CHHH प्लस O डबल बॉन्ड CH, ठीक है। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। एल्डिहाइड है, ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव, और यहाँ पे कीटोन है, ये हो जाता है लेस रिएक्टिव। ये रहा आपका अल्फा कार्बन। तो इस मॉलिक्यूल को इस प्रकार से फेस करें कि लेस रिएक्टिव का 2 अल्फा हाइड्रोजन और मोर रिएक्टिव का ऑक्सीजन, ठीक है ना, एक दूसरे को फेस करे और यहाँ से वाटर को बाहर कर दीजिए और फिर इन दोनों कंपाउंड को एसोसिएट कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा आंसर PHCO CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा NO2, ठीक है ना। देख लीजिए 42 का ऑप्शन सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये कैसे पता चले क्रॉस एल्डोल है, जब भी 2 डिफरेंट कंपाउंड रहे, ठीक है ना, एक एल्डिहाइड रहे, कीटोन रहे या 2 डिफरेंट एल्डिहाइड रहे, तो वहाँ पे सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें से, हाँ सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि रिएक्शन कौन सा हो रहा है, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल या इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मिक्सचर्स है, तो यहाँ पे क्रॉस का सिचुएशन था। तो जब भी क्रॉस का सिचुएशन ये पता चल जाए तो लेस रिएक्टिव का 2 अल्फा हाइड्रोजन और मोर रिएक्टिव का कार्बोनिल का ऑक्सीजन, ठीक है ना, यहाँ से H2O बाहर कर दीजिए और जो आपका प्रोडक्ट दिखाई देगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा, यहीं आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। 41 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड HCN एडिशन इज। देखिए एल्डिहाइड कीटोन में आप लोग पढ़े हुइएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड का केस है और एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो आप पढ़े होंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन 2 बातों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 41 रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट कार्बोनिल ग्रुप एंड। अब किसी भी कार्बोनिल कार्बन में पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कब बढ़ेगा, जब उस कार्बन से कोई EWG जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में सबसे ज़्यादा -M, फिर -H और फिर आता है -I, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एस्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं। कार्बोनिल कार्बन पे जितना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल उतनी ही फास्ट अटैक करके RDS के स्पीड को बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर क्या है कि जिस कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल को आना है वहाँ पे एस्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट में आप देखें यहाँ है OCH3,
यहाँ है CHO, सेकंड है CHONO2, थर्ड है CHOOCH3 और फोर्थ है CHONO2। अब देखें इस CHO के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया मेटा, ठीक है ना। मेटा पोजीशन पे इस ग्रुप का लगेगा -I इफेक्ट। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया अर्थो और इसका लगता है -M। इस CHO के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया मेटा और इसका लगेगा -I इफेक्ट। इस CHO ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया अर्थो और यहाँ पे लगेगा +M। तो आप देखें स्ट्रेंथ ऑफ -M, स्ट्रेंथ ऑफ EWG, सबसे इन चारों में मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। -I और -M में -M डोमिनेट कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे NO2 -I है और OCH3 -I, और आपको पता होगा NO2 का -I ज़्यादा होगा और -M स्ट्रेंथ ऑफ EWG जितना ही ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ग्रुप का जितना ही ज़्यादा होगा, वो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट को उतना ही बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो इन चारों में सेकंड में रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सेकंड के बाद होगा फर्स्ट, सेकंड के बाद हो जाएगा 4, ठीक है ना, क्योंकि NO2 का -I OCH3 का -I कंपेयर में ज़्यादा है। फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट और सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 2413 C। तो क्वेश्चन नंबर 41 का C विल बी करेक्ट आंसर। 42, क्वेश्चन नंबर 42 बेंजीन है, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा, फिर उसको कॉन्सनट्रेटेड बेस के साथ हम ट्रीट करेंगे, तो पूछ रहा है प्रोडक्ट 2 क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। आप देखें इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस तरह से। अब इसका कराना है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो जब इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है O3 जिंक, तो आप देखें यहाँ से 3 मोल ग्लाइयोक्सेल मिल जाएगा CHO और यहाँ पे हो गया CHO, ठीक है, 3 मोल। जब इसको कॉन्सनट्रेटेड KOH के साथ हम ट्रीट करेंगे तो आप देखें इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों के दोनों एल्डिहाइड हैं, ठीक है। और जब कभी किसी कार्बोनाइल कंपाउंड में बेस के प्रेजेंस में अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो वहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन प्रोसीड होगा, और ये एक इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो का केस है, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, एक CHO सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा CHO एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कैनिजारो रिएक्शन में एक एल्डिहाइड से हम अल्कोहल बना देते हैं और दूसरे एल्डिहाइड से सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है ना। कैनिजारो रिएक्शन में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना। एक बेंजल्डिहाइड्स को आप ऑक्सीडाइज करके एसिड का सॉल्ट बना दीजिए और दूसरे को रिड्यूस करके अल्कोहल बना दीजिए। तो आप देखिए आंसर C, 42 का ऑप्शन हो जाएगा, C विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था इसलिए हमने एल्डोल के बारे में नहीं सोचा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन ही प्रोसीड होता है। ये एक इंट्रा कैनिजारो का केस है और कैनिजारो में एक ग्रुप को, एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट बना देते हैं, एसिड का सॉल्ट, और दूसरे को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट 43, एक बेंजोइक एनहाइड्राइड दिया हुआ है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं। सामने दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाता है और हम यहाँ अल्कोहल का प्रिपरेशन, अल्कोहल का फॉर्मेशन हम कर देंगे, ठीक है, OH, और यहाँ हो जाएगा OH। फिर से नेक्स्ट दिया हुआ है PCC, ये रहा आपका A। आपको पता है PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा इस तरह से। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है हाइड्राजीन, तो जिसे हम इसे हाइड्रोजन से पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐसे लिख के इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस करवा देना। यहाँ से वाटर को बाहर कर दीजिए, यहाँ से भी वाटर को बाहर कर दीजिए, तो 2 मोल वाटर बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ मिल जाएगा एक एक्स्ट्रा मेंबर का रिंग, ठीक है, 6 मेंबर का रिंग। तो देखिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है ना। देखिए एनहाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल में रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। फिर इस अल्कोहल को PCC से हम पास किए जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और फिर हम इस एल्डिहाइड को हाइड्रोजन से पास किए तो यहाँ से इंट्रामोलिकुलरली यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी में देखिए, बी विल बी करेक्ट आंसर। 43 का ऑप्शन
बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 44, देखिए रेट्रोएल्डोल का केस है। यहाँ पे मैं कंपाउंड को ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। यहाँ पे KOH हिट किया गया है, ये कंपाउंड, यहाँ पे A छूट गया है, चलिए मैं यहाँ से A लिख देता हूँ, ठीक है ना। और फिर इसको ट्रीट किया गया है HCHO KOH के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेट्रोएल्डोल का केस है, यहाँ पे है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि ये किस कार्बोनिल कंपाउंड से ये इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में। तो रेट्रोएल्डोल में आप पढ़े होइएगा कि अच्छा यहाँ से वाटर को हम रिमूव करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन किए हैं। अब रेट्रोएल्डोल से क्या करेंगे कि वहाँ से वाटर को ऐड करके इसे वापस कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए वाटर को ऐड करने का तरीका यह है कि वाटर का ऑक्सीजन उस तरफ से जोड़िए जिधर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं हो, इस तरह से। फिर से सुन लीजिए, इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में वाटर का एडिशन इस प्रकार से करना है कि वाटर का ऑक्सीजन कार्बोनिल कंपाउंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता हो, या ऑक्सीजन को उधर जोड़ें जिधर कार्बोनिल नहीं हो। तो फिर यहाँ से मिल जाएगा आपका A साइक्लोहेक्सेनॉन। अब आप देखें, ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड और ये रहा कीटोन। यहाँ पे एक्चुअली क्रॉस एल्डोल का सिचुएशन बन गया। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रॉस एल्डोल जब भी होगा, जब भी बेस दे, हीटिंग दे और एक तरह से कार्बोनिल कंपाउंड का मिक्सचर दे, और उस मिक्सचर में किसी एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वहाँ जरूर ही क्रॉस एल्डोल का केस बनता है। तो इसमें क्या करना होता है कि क्रॉस एल्डोल में मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए, वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ही पूछ रहा है, मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है कि लेस रिएक्टिव का 2 अल्फा हाइड्रोजन और मोर रिएक्टिव का ऑक्सीजन लेकर वहाँ से वाटर को बाहर कर दीजिए। जो आपका आंसर होगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा, वहीं आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये रहा A, ठीक है ना, ये रहा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ भी हो जाएगा हाइड्रोजन, और प्लस क्या कीजिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ से आप इसे हीट कर दीजिए। हीट करने से लेस रिएक्टिव का, यहाँ पे कीटोन लेस रिएक्टिव है और फॉर्मेल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव का 2 अल्फा हाइड्रोजन और मोर रिएक्टिव का ऑक्सीजन लेकर वाटर को बाहर कर दीजिए, ठीक है, CH2। देखिए ऑप्शन बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 42 का ऑप्शन हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ भी क्रॉस एल्डोल का सिचुएशन था। देखिए जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या कीजिए कि उस कार्बोनिल कंपाउंड को बढ़िया से वॉच कीजिए, और अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दिया, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्रॉस एल्डोल का सिचुएशन होगा। अच्छा, कंपाउंड को देखकर क्रॉस एल्डोल का आइडेंटिफिकेशन करने आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब कभी मिक्सचर्स हो और उस मिक्सचर में एक भी कंपोनेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तो क्रॉस एल्डोल का सिचुएशन है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्रॉस एल्डोल ही का ही प्रोडक्ट बनाएं, और क्रॉस एल्डोल मेजर प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल बनाने के लिए हमें लेस रिएक्टिव का 2 अल्फा हाइड्रोजन और मोर रिएक्टिव का 1 ऑक्सीजन को लेकर यहाँ से वाटर को हम बाहर कर देते हैं, और जो कंपाउंड रेस्ट बच गया उसको हम एसोसिएट करके प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45। एक एल्कीन है साइक्लोहेक्सीन 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया गया O3Zn, ठीक है ना। तो ओजोनोलिसिस के बाद आप देखेंगे इस तरह से ये डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें कह रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इस बेस के प्रेजेंस में इसका हीटिंग करना है, ठीक है। एक तरह से इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का सिचुएशन बन गई ये। अच्छा, कैसे ये पता चलेगा कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है? कि जब कभी किसी कंपाउंड में कम से कम 2 कार्बोनिल ग्रुप हो और 2 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का केसेस है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, देखिए जब भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना हो तो आप रिंग की प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है ना। रिंग का प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड, फिर 5 और सबसे लास्ट में आता है 7 मेंबर्ड। तो आप देखेंगे सबसे पहले 6 का प्रायोरिटी देना है, फिर 5 का, और फिर हो गया 7 का। ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे अल्फा पोजीशन ये भी है, अल्फा पोजीशन ये भी है, ठीक है ना। अगर मैं इस अल्फा से हाइड्रोजन को, यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर करूँ और इसको कीटोन कंसिडर करता हूँ, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का रिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर जब मैं इस अल्फा से कंसिडर करता हूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना।
तो 5 और 7 में 5 की स्टेबिलिटी, 5 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए हम 5 को ही प्रायोरिटी देंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन और यहाँ कीटोन से ये ऑक्सीजन, आप वाटर यहाँ से बाहर कर दीजिए, ठीक है ना। नंबरिंग कर लीजिए 1 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है ना। एक 5 मेंबर्ड का रिंग बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। किसी को भी 1 किसी को भी 5 दे सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ये 1 है और ये हो गया 5, तो 1 और 5 के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि जहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होता है वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और आप देखिए 1 पे ये ग्रुप अटैच्ड है, 5 पे मिथाइल है, ठीक है ना। और इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन टाइप का कंपाउंड है। तो देखिए ऑप्शन में, हाँ देखिए ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन, ये जो प्रोडक्ट बना वो बी से सिमिलर है, बी और ये आंसर एक ही है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 45 का ऑप्शन हो जाएगा बी, विल बी करेक्ट आंसर। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में पहले रिंग के साइज की प्रायोरिटी देना है, लेकिन जब कभी रिंग का साइज सेम हो गया तो फिर हम रिएक्टिविटी से चेक कर लेंगे। बट यहाँ पे रिंग का साइज डिफरेंट था, तो हम यहाँ पे रिंग के साइज के प्रायोरिटी के बेसिस पे हम मेजर प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट 47, द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिविंग हेलोफॉर्म टेस्ट। आप पढ़े होंगे पहले से भी हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। जहाँ कहीं भी मिथाइल कीटो रहे या हाइड्रोक्सी मिथाइल रहे या कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा रहे, ठीक ना, या कुछ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का सीन बने इस तरह से, इसी को बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है ना। या कुछ ऐसा रहे, या रिएक्टेंट से कोई हैलोजन कनेक्ट रहे, ठीक है ना, या 2 हैलोजन कनेक्ट रहे, ठीक है ना। ये जो मैं हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कर रहा हूँ ना, तो ये हेलो फॉर्म के रिएक्शन के मैकेनिज्म का बीच का स्टेप है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे आर, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई भी एक कंपाउंड प्रेजेंट रहे, अगर हम इसको X2NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हेलो फॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये देखिए हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये टेस्ट देगा, पॉजिटिव देगा। ऑप्शन बी मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी हेलो फॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देगा। CH3CH2CHO नहीं, ये नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोपेनाइल है, इथेनाइल होता तो टेस्ट दे देता, प्रोपेनाइल है यहाँ पे। आप देखिए इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये नहीं देगा। डी में देखिए एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का केस है, ये भी टेस्ट पॉजिटिव देगा। CCl3CHO, देखिए मैं बोला था ना, अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड डाई हेलो, मोनो हेलो और ट्राई हेलो सब्स्टिट्यूटेड रहे, ठीक है ना, तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, क्योंकि आप देखिए ट्राई हेलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ये भी देता है। एफ ये नहीं देगा, क्योंकि हेलो फॉर्म टेस्ट वही ग्रुप या वही कंपाउंड दे सकता है जिसमें इस कार्बोनिल का कोई भी कनेक्शन रेजोनेंस के साथ ना हो। आप यहाँ देखिए ये CO ग्रुप ऑक्सीजन के साथ कंजुगेशन में है, ये टेस्ट नहीं देगा। अमाइड ये भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर CO ग्रुप के साथ कंजुगेशन में, ये भी टेस्ट नहीं देगा। H, इस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। I यहाँ भी है, देखिए मोनोसब्स्टिट्यूटेड हैलाइड, ये भी देगा टेस्ट, अभी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे मोनोसब्स्टिट्यूटेड। PHCOCH2PH नहीं, यहाँ पे मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है। तो टोटल कितने आ रहे हैं पॉजिटिव वाले? 1 2 3 4 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो 46 का C ऑप्शन विल 6 ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है ना। तो हेलो फॉर्म टेस्ट में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कार्बोनिल ग्रुप किसी भी लोन पेयर या किसी भी नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस वजह से ईस्टर, अमाइड, ठीक है ना, एनहाइड्राइड, ये सब हेलो फॉर्म का टेस्ट नहीं देते। अगर कंपाउंड में कोई ऐसा सीन दिखाई दे दिया आपको, इस तरह का कोई ग्रुप या इस तरह का कोई कंपाउंड दिखाई दे दिया, तो ही हेलो फॉर्म का ये पॉजिटिव टेस्ट दे पाएगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47। Among the following the number of reaction that produces benzaldehyde is, देख लेते हैं पे। देखिए बेंजीन को COHCl के साथ एनीहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाए तो बेंजल्डिहाइड बनता है। यह है आपका गटरमैन रिएक्शन, ठीक है ना, गटरमैन कोच रिएक्शन। सेकंड CHCl2H2O, ये भी बेंजल्डिहाइड का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि देखिए ये वाटर
एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा, दोनों Cl को बाहर कर देगा। इस CH पे 2 OH आएंगे, एक तरह से जेमिनल डायोल का केस बनेगा जो कि अनस्टेबल है। तो फिर यहाँ से अनस्टेबल OH वाटर यहाँ से बाहर होगा और ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। थर्ड में आप देखिए ये रोजनमंड रिएक्शन है जो COCl को CHO में कन्वर्ट कर देगा। ओवरऑल ये भी बेंजोइल क्लोराइड बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ में देखते हैं डाइबल H। डाइबल H भी ईस्टर को एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 47 का चारों ऑप्शन बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। 2 को एक बार ध्यान से देखिए, मैं 47 का हो जाएगा 2, मतलब 2 देखते हैं 47 का CHCl और यहाँ पे है वाटर। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बारी बारी से अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, फिर जब यहाँ अटैक करेगा तो इसको बाहर कर देगा। तो अब देखें एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे जो कि हाईली अनस्टेबल है। तो यहाँ से ये वाटर को बाहर कर दीजिए, तो ये भी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। तो इस तरह से हम लोग देखे कि चारों कंपाउंड बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए 47 का आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी 4। स्टार्ट करते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 48 कह रहा है कि करंट ऑफ 9.65 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स डिपॉजिट 3 ग्राम ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये फैराडे फर्स्ट लॉ पे ही है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू ZIT, मतलब EIT अपॉन 96500। Z को हम लोग E अपॉन 96500 बोलते हैं। तो E बराबर क्या होगा, W इंटू 96500 अपॉन IT, ये ऐसे कर लीजिए। तो W कितना है 3 और 96500, ठीक है, अपॉन I कितना है, I दिया हुआ है 9.65 एम्पियर और 10 मिनट्स है ना, 10 इंटू 60 कर लीजिए। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 100 टाइम्स हो गया, ठीक है, ये आपका 2 टाइम्स हो गया, तो ये हो जाएगा 50। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा हमारा आंसर 50। तो आंसर जो हो जाएगा इंटीजर टाइप क्वेश्चन का 50, ठीक है, 50। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या बोला जा रहा है, 100 watt 110 volt of lamp is connected in a series with an electrolyte containing CdSO4 solution. Weight of cadmium deposited by the current of 10 hours. cadmium का molecular atomic mass दिया है 112.4, ठीक है। इसको भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500, ठीक है। बेसिक फार्मूला तो यही है, लेकिन इसमें हमको पावर भी दिया है और बल्ब का वोल्टेज भी दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, तो E को हम लोग E इंटू Q लिख सकते हैं ना, Q अपॉन 96500। बेसिकली हमको चार्ज निकालना ना। तो अगर हम लोग W ना, अगर हम लोग पावर दिया है तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को हम लोग Q इंटू V लिख सकते हैं, ठीक है, और अपॉन टाइम। Q को हम लोग लिख सकते हैं IT इंटू V अपॉन टाइम। वैसे फिजिक्स के आप स्टूडेंट हैं, सॉरी, ये आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा, IT इंटू V अपॉन T से T कैंसिल हो तो I इंटू V हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से I निकाल सकते हैं, ठीक है, या इसको हम रहने देते हैं, यही रखते हैं, IT ही रखते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका पावर बाई वोल्टेज, ठीक है। तो पावर कितना है 100, ठीक है, वॉट, और वोल्टेज कितना है 110। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 10/11 हो गया, 10/11 एम्पियर हो जाएगा ये पावर। अरे ये आपका करंट। E की वैल्यू रख दीजिए, IT हमको पूछ रहा है वेट ऑफ कैडमियम पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे बेटा हम लोग लगा देंगे W बराबर, ठीक है, W बराबर E की वैल्यू 112.4 डिवाइडेड बाई इसका वैलेंसी फैक्टर 2, क्योंकि कैडमियम पे +2 चार्ज है ना CdSO4 में, और इंटू 96500, ठीक है, इंटू IT है ना, I इंटू T। I की वैल्यू कितना है 10/11, 10/11, यहाँ 11 नीचे रख देता हूँ, ठीक है। टाइम है कितना 10 आवर्स, तो 10 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ये 2 0 से 2 0 हम लोग यहाँ पर कैंसिल करा देते हैं, और ये हो जाएगा आपका 18, तो ये हो जाएगा आपका 112.4, ठीक है, या 1124 इंटू ये 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इंटू 10 अपॉन 965, ठीक है, इंटू
18, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, तो ये हो जाएगा आपका, इसको राउंड ऑफ में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 19 के आसपास का आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये आपका, मतलब मैं आंसर निकाल के बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने इतना फास्ट नहीं निकाला है, लेकिन पहले से मुझे आंसर पता है तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 19, प्रोसेस आपका ये रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है ना, लास्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड फिटेड इन अ conductance are cell 1.5 centimeter apart while cross section area is of each electrode is। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सेल कांस्टेंट यानी G स्टार पूछ रहा है, इसकी वैल्यू होती है L/A। L का मतलब सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन यानी 1.5 सेंटीमीटर है, और A का मतलब 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 0.75, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स अवर डिस्कशन। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन थे इसमें, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। लेकिन हाँ, आसान क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए और टफ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिस तरीके से पैटर्न था है ना, जिस तरीके से सिंपल और बेसिक फार्मूले का हमारा एप्लीकेशन था, उस हिसाब से आपको मतलब बेसिक फार्मूले का नॉलेज होना चाहिए। उस हिसाब से ये पेपर आपके लिए फिट है, और बेसिक फार्मूले की आप प्रैक्टिस करिए ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।